सिद्धार्थ की इतनी सारी बेवकूफियां देखकर अब कार्तिक को भी लगने लगा था कि उसने बिना वजह सिद्धार्थ को सीरियसली ले लिया था। सिद्धार्थ के साथ आए हुए उसके साथी अब उसे वापस जाने के लिए मना कर रहे थे। तभी सिद्धार्थ ने एक सरकास्टिक स्माइल देते हुए कहा, क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि हम लोग यहाँ से वापस जा सकते हैं? सिद्धार्थ की बात सुनकर उसके पर्सनल बॉडीगार्ड ने सिद्धार्थ से कहा, बस आप चिंता मत कीजिए, अगर हम लोग यहाँ से वापस भी नहीं निकल पाए तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सही सलामत यहाँ से म्यांमार भेजते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी हम लोगों की जिंदगी से ज्यादा कीमती है। सिद्धार्थ के अभी भी कुछ ऐसे पर्सनल बॉडीगार्ड्स थे जो उसके लिए पूरी तरह से ईमानदार थे और कभी भी उसके इशारे पर मरने और मिटने को तैयार थे। आज इतने सालों से म्यांमार में शुक्ला परिवार जो अपना राज चलाया करता था, उसके पीछे इन सब लोगों की ईमानदारी एक बड़ा कारण थी। वो बात अलग थी कि शुक्ला परिवार ने कभी भी इन बॉडीगार्ड्स को उतनी इज्जत नहीं दी थी जितनी उन्हें देनी चाहिए थी, और ना ही कभी इन लोगों की उतनी ज्यादा परवाह की। इन सारे लोगों की बातें सुनकर सिद्धार्थ ने गहरी सुकून की सांस ली और उसके बाद इन लोगों ने कहा, ये सब चीजें भूल जाओ, लेट्स कॉल इट अ डे। सिद्धार्थ की बात सुनकर उसके सबॉर्डिनेट्स बॉडीगार्ड ने एक बार फिर से बहुत ही हिम्मत और कॉन्फिडेंस से कहा, बॉस आप चिंता मत कीजिए, हम जरूर आपके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। इस बॉडीगार्ड की बात सुनकर सिद्धार्थ ने सबको ध्यान से देखा जिन्हें पालने में शुक्ला परिवार ने बहुत मेहनत की थी और इन लोगों पर बहुत खर्च भी किया था। सिद्धार्थ ने कुछ सोचते हुए अपने दिल में थोड़ा दुखी होते हुए कहा, तुम सभी लोग शुक्ला परिवार के लोग हो, भले ही आज मैं फेल हो गया हूँ, पर जैसे ही मैं यहाँ से बचकर बाहर जाऊंगा तो मैं तुम लोगों को गारंटी देता हूँ कि मैं फिर से यहाँ अपने लोगों को लेकर वापस आऊंगा। इसलिए अगर तुम लोग यहाँ पकड़े भी जाते हो तो भी मैं तुम सब लोगों को बचाने के लिए वापस जरूर आऊंगा। जैसे ही सारे बॉडीगार्ड्स ने अपने बॉस सिद्धार्थ की बात सुनी तो सारे लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए और इमोशनल होते ही सिद्धार्थ से कहने लगे, हम सभी लोग बहुत ज्यादा खुशकिस्मत है बॉस, क्योंकि हमें आपके लिए काम करने का मौका मिला। बॉस आप हमें बचाने के लिए वापस आने की बात कर रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत है। अगर अब हम यहाँ मर भी जाएं तो हमें कोई पछतावा नहीं होगा। इन सारे बॉडीगार्ड्स की आंखों में आंसू थे और सभी लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे। हालांकि सिद्धार्थ इस वक्त मन ही मन कुछ और सोच रहा था और उसके दिल और दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। उसका चेहरा देखकर कोई भी ये नहीं बता सकता था कि उस वक्त उसके दिल में क्या चल रहा है। आज जो सिचुएशन अभी तक बन चुकी थी उस हिसाब से सिद्धार्थ अपने साथ जितने भी बॉडीगार्ड्स लेकर आया था उनमें से 90% बॉडीगार्ड्स यहाँ से वापस बचकर नहीं जा सकते थे। फिर भी ये बात सच है कि सिद्धार्थ कहीं ना कहीं अपनी पूरी जान लगाने वाला था ताकि वो अपने लोगों को यहाँ से जिंदा वापस लेकर जा सके। लेकिन आज ना चाहते हुए भी उसकी बहुत बड़ी हार हुई थी जिसे कभी किसी भी हाल में सिद्धार्थ कबूल नहीं कर पा रहा था। उसने मन ही मन कसम खा ली थी कि वो एक दिन जरूर यहाँ पर वापस लौट कर आएगा और जब भी वो अगली बार यहाँ आएगा तो पूरी तैयारी के साथ आएगा और वो इस पूरे आइलैंड पर कब्जा जरूर करेगा और साथ ही साथ कार्तिक को अपने घुटनों पर बैठने को मजबूर कर देगा। सिद्धार्थ ने मन ही मन सोच लिया था कि वो कार्तिक के इतने टुकड़े करेगा कि कार्तिक का शरीर भी रोने लगेगा और वो कार्तिक को तब तक मारेगा जब तक उसके मन के अंदर की भड़ास खत्म ना हो जाए। इसी वक्त सिद्धार्थ के जो ईमानदार सबॉर्डिनेट्स थे उन लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया और सामने के डायरेक्शन में बने बंदरगाह पर बने एनसर्कलमेंट को तोड़ने की कोशिश करने लगे। हालांकि टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने इस एनसर्कलमेंट को इतनी मजबूती से बनाया था कि कोई भी इतनी आसानी से इसे नहीं तोड़ सकता था और यहाँ पर जितने भी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स अवेलेबल थे वो सब इमरजेंसी में कार्तिक को सुरक्षा देने के लिए थे। इसीलिए उन सब के पास इस वक्त काफी अच्छे इक्विपमेंट्स पहले से ही मौजूद थे ताकि उनका इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों को वो हरा सकें। और फिर सिद्धार्थ और उसके लोगों ने कार्तिक के अपने इलाके में उस पर हमला बोला था। ऐसे में कार्तिक अगर पूरी तरह से तैयार भी ना हो तो भी वो लास्ट मोमेंट पर अपने पास के रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड से जो भी जरूरी इक्विपमेंट्स या हथियार थे वो सब मंगवा सकता था और ये सब करने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला था। अगर देखा जाए तो इस वक्त सिद्धार्थ और उसके बाकी सारे साथियों की हालत किसी कुत्ते से कम नहीं थी। जहां एक तरफ उनसे ज्यादा खूंखार शेर उनके सामने खड़े हुए थे और वो लोग उनसे लड़ने की नाकामयाब कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अगर बात सिद्धार्थ की ताकत की जाए तो भले ही इन लोगों के पास इस वक्त लड़ने के लिए ज्यादा अच्छे इक्विपमेंट्स या हथियार नहीं थे, पर संख्या में ये लोग अभी भी बहुत ज्यादा थे और कहीं ना कहीं टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स का मुकाबला पूरी हिम्मत से कर सकते थे। हारना या जीतना अलग बात थी, पर मुकाबला करने के लिए ये लोग कहीं से भी कम नहीं थे। ये सारे लोग अभी भी अपने बॉस सिद्धार्थ को यहाँ से सही सलामत भेजने के लिए मशक्कत कर रहे थे, पर फिर वहीं दूसरी तरफ विवान ने बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स कर दिए थे और इन लोगों को यहाँ से बचकर जाने का कोई भी मौका नहीं दिया था। इस वक्त मैनर में जो भी लोग पार्टी करने के लिए आए थे उन सब लोगों को कहीं ना कहीं एहसास हो गया था कि बाहर की तरफ कुछ तो गलत हो रहा है। बाहर हो रही तेज आवाज और शोर शराबा अब धीरे धीरे सबके कानों में जाने लगा था और कहीं ना कहीं अब ये सारे लोग समझने लगे थे कि बाहर जो फायर वर्क इन लोगों के लिए अरेंज किया गया था वो सब कुछ सिर्फ शो के लिए नहीं था, बल्कि इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर था। धीरे धीरे यहाँ आए हुए लोगों के बीच बातचीत होनी शुरू हो गई। बाहर क्या हो रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बाहर बहुत सारे लोग लड़ाई कर रहे हैं? बाहर से आती हुई आवाजें मुझे थोड़ी थोड़ी डरा रही है। हाँ, तो मुझे भी डर लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई इस मैनर पर अटैक करना चाहता हो। ये तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? बॉस हमेशा बाहरी दुनिया और उनके मामलों से दूर रहते हैं। भला उनका कोई दुश्मन कैसे हो सकता है और कोई उन पर अटैक क्यों करना चाहेगा? अब ये कहना तो मुश्किल है, पर क्या तुम उन लड़कों के बारे में भूल गए जिन्होंने आज सुबह हम सब लोगों पर अटैक कर दिया था और हमारा रास्ता रोक लिया था? हाँ, कहीं ना कहीं अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। हो सकता है कि उन सब लोगों ने हम पर हमला किया हो। अब हम लोग क्या करें? मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है और पता नहीं बॉस कहाँ चले गए, वो यहाँ दिखाई क्यों नहीं दे रहे। फाइनली अब जाकर कहीं इन सब लोगों का ध्यान इस बात पर गया था कि कार्तिक इन सारे लोगों के साथ यहाँ पर नहीं है और वो काफी देर से गायब है। सब लोग डर रहे थे और घबराहट से परेशान हो रहे थे। तभी अचानक से साशा अपनी जगह से खड़ी हुई और उसने उन सब लोगों से थोड़ा तेज आवाज में कहा, आप सब लोग शांत हो जाइए, बॉस हम सब लोगों के साथ ही है और यहाँ पर आप में से किसी को भी कोई खतरा नहीं। बॉस का ये मैनर बहुत ही सेफ्टी के साथ बनाया गया है, कोई भी इसे आसानी से नहीं तोड़ सकता है। इस वक्त साशा इन सारे लोगों की हिम्मत बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, पर सच तो ये था कि उसे खुद नहीं पता था कि आखिर बाहर चल क्या रहा है। साशा की बात सुनकर ये सारे लोग शांत होने के बजाय ज्यादा सवाल करने लगे। डायरेक्टर साशा, आप भले ही हम लोगों को शांत रहने के लिए कह रही हैं, पर आप बाहर से आई हुई आवाजें तो सुन सकते हैं ना? ये आवाजें हमें बहुत ज्यादा डरा रही है।
हाँ, अगर ये सारे लोग अंदर आ गए तो हम लोग क्या करेंगे? मुझे तो लगता है कि यही सही टाइम है हम लोगों को सेफ रास्ता देखकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। इन सब लोगों की अलग अलग बातें सुनकर साशा भी कहीं ना कहीं घबरा रही थी, पर फिर भी उसने पहले खुद को शांत किया और फिर इन सब लोगों को शांत करते हुए इनसे बोली, बाहर इस वक्त बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है और मुझे लगता है कि ऐसे में बाहर जाना ठीक नहीं। आप सब लोगों को यहीं रोककर अपनी सेफ्टी को इंश्योर करना चाहिए और आप लोगों को इस बात पर विश्वास करना होगा कि बॉस हम लोगों को कुछ भी नहीं होने देंगे। साशा की अपनी बात पूरी ही हुई थी तभी अचानक से मैनर के हॉल में लाउड स्पीकर में एक तेज आवाज़ गूंज गई। साशा बिल्कुल सही कह रही है, हम लोगों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि आप सब लोगों की सेफ्टी के लिए मैनर के बाहर कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स ड्यूटी दे रहे हैं। हालांकि ये लोग बहुत कम हैं पर फिर भी हमें अपने लोगों पर विश्वास करना होगा क्योंकि आखिर में यही लोग हमारा साथ देंगे। इस वक्त बैंकेट हॉल में जितनी भी खूबसूरत लड़कियां थी उन सब के लिए कार्तिक उनकी बैकबोन था। हालांकि अभी भी कार्तिक की आवाज़ ही इन सारे लोगों को सुनाई देती थी पर कार्तिक का दिखाई देना अभी भी बाकी था। पर फिर भी उसकी आवाज़ सुनकर सारे लोग काफ़ी हद तक शांत हो गए थे। कार्तिक की आवाज़ सुनकर सारे लोग आपस में बातें करने लगे। बॉस की आवाज़ सुनाई दे रही है पर बॉस कहाँ है? बॉस की आवाज़ सुनकर लग रहा है कि बॉस हमें इस जगह पर अकेला छोड़कर नहीं गए, वो यहीं कहीं हमारे पास है। जो भी कहो ये कॉल एक लॉन्ग डिस्टेंस कॉल है, मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो सब लोग अंदर ना आ जाए। जब तक बॉस दिखाई नहीं देंगे तब तक मुझे इसी तरह डर लगता रहेगा। इस वक्त सारे एम्प्लॉयज़ आपस में बातें कर रहे थे और सभी लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे। कार्तिक उन्हें यहाँ पर अकेला छोड़कर चला गया था या फिर यहाँ लोगों को दिखाई क्यों नहीं दे रहा। इस वक्त इन सब लोगों को बस अपने बॉस का साथ चाहिए था ताकि कार्तिक अपनी बातों से इन लोगों को शांत कर सके। वहीं जब अथर्व और अर्थ ने अपने सामने खड़ी खूबसूरत लड़कियों को बस कार्तिक का इंतजार करते हुए देखा तो ये सब लोग एक बार फिर से अपना दिल पकड़ कर बैठ गए। कई मर्तबा आज की पार्टी में इन लोगों का दिल टूट चुका था। इन लोगों को तो अब ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया इन लोगों पर ही अत्याचार कर रही है और कार्तिक तो इन लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन है। और रही बात बाहर हो रही आवाज़ और शोर शराबे की, तो अर्थ, अथर्व और अमन तीनों को ही बाहर जो कुछ हो रहा था उससे थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। इन लोगों को इस वक्त कोई भी चिंता नहीं हो रही थी क्योंकि इन लोगों को पता था कि कार्तिक ने अपना ये आलिशान महल बहुत ही सिक्योरिटी के साथ बनवाया है और ये लोग शुरू से इस घर को बनते हुए खुद देख रहे थे। इसीलिए ये तीनों अच्छे से जानते थे कि पूरी दुनिया में इससे ज्यादा सुरक्षित जगह फिलहाल इन सब एम्प्लॉयज के लिए कोई और नहीं है। अब आप लोगों को क्या लगता है, क्या कार्तिक, सिद्धार्थ इस वक्त अर्थ और बाकी दोनों दोस्तों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं हो रही थी क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि इस आलिशान मैनर को कार्तिक ने बिल्कुल सुरक्षा के साथ बनाया है और कोई भी इतनी आसानी से इसे तोड़कर अंदर नहीं आ सकता। और रही बात बाहर आने वाली आवाज़ की, तो अगर बाहर असली लड़ाई हो भी जाए तो भी कोई इस मैनर को तोड़कर अंदर नहीं आ सकता था। और अगर बात बाहर की दीवार को तोड़ने की जाए तो जिस दीवार को तोड़ने की कोशिश सिद्धार्थ और उसके लोग कर रहे थे वो दीवार तो पहली सीढ़ी थी। इस दीवार के बाद इन लोगों को अंदर इसी तरह की और भी मजबूत 2 दीवारों को तोड़ना पड़ता, तब जाकर ये लोग अंदर आ सकते थे। कार्तिक जब अपना ये मैनर तैयार करवा रहा था तो उसने पहले पुराने ज़माने में बनने वाले हर तरह के महल के बारे में अच्छी जानकारी ली थी। इसके बाद राजा महाराजाओं के लिए बनने वाले आलीशान बिल्डिंग्स और उनकी सुरक्षा के बारे में जानकर कार्तिक ने अपना ये मैनर तैयार करवाया था। इस पूरे मैनर को तैयार करते वक्त अनन्या ने भी कार्तिक की बहुत मदद की थी और उसने बेस्ट डिज़ाइन को बना कर दिया था। इसलिए आज कार्तिक को अपने इस मैनर पर बहुत ज़्यादा गर्व था। कार्तिक के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए उसने इसे बनवाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। सिद्धार्थ जैसा पावरफुल ओपोनेंट भी ये नहीं सोच पाया था कि कार्तिक पुराने ज़माने की तरह जगह जगह पर बारूद बिछाकर रखेगा। कार्तिक की इतनी एडवांस डिफेंसिव पावर को देखकर सिद्धार्थ को ना चाहते हुए भी अपनी जिद छोड़नी पड़ी और हार माननी पड़ी। वहीं दूसरी तरफ कमांड सेंटर में धीरे धीरे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स कम होते जा रहे थे क्योंकि वक्त अब कम था और मैगी को अभी भी बहुत सारी तैयारियां करनी थी। उन्हें नहीं पता था कि उनके दुश्मन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। मैगी को इतना परेशान देखकर कार्तिक को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त मैगी की ईमानदारी के लिए खुश हो या फिर उसकी बेवजह चिंता के लिए परेशान। उसने मैगी से कहा, मैगी बिना वजह अपना टाइम बर्बाद मत करो, इन लोगों को देखकर लग रहा है कि अब इनमें हमसे लड़ने की कोई हिम्मत नहीं बची। कार्तिक की बात सुनकर मैगी ने कुछ सोचते हुए कार्तिक से कहा, बॉस जब से हमने इस आइलैंड पर सिक्योरिटी के लिए जगह जगह बारूद और बाकी चीज़ें बिछाई हैं तब से हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वो सब चीज़ें अच्छे से इस्तेमाल की जा सकती हैं या नहीं और हम अपने मेजर सिक्योरिटी पर लास्ट मोमेंट पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं। तो मैं सोच रही थी कि अगर उसके लोग यहाँ तक आ ही गए हैं तो क्यों ना हम लोग इस बार इन्हीं पर एक्सपेरिमेंट करके देख लें। इस तरह से हमारी इतनी कोशिश भी बेकार नहीं जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि कौन सी टेक्निक एक्टिव है। जैसे ही कार्तिक और बाकी सब लोगों ने मैगी की बात सुनी तो एक बार सारे लोग हैरान हो गए और अगले ही पल सारे लोग जोर जोर से हंसने लगे क्योंकि वाकई में आज मैगी ने हंसने वाली बात ही की थी क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद उसने सब लोगों को खुद की वजह से हंसने का मौका दिया था। कुछ सोचकर कार्तिक ने मैगी से कहा, इक्विपमेंट्स का तो पता नहीं पर मुझे लगा है कि तुम सब लोगों को अपने एफर्ट्स ऐसे ही इन बकवास लोगों के लिए जाया नहीं करना चाहिए। इन सब लोगों पर ध्यान मत दो, इन्हें यहाँ से निकलने का मौका दे दो, इन्हें हम बाद में अपने तरीके से देख लेंगे। कार्तिक का ऑर्डर सुनकर मैगी बहुत ज़्यादा खुश नहीं थी पर फिर भी ना चाहते हुए भी उसने कार्तिक की बात मान ली। वैसे तो अभी तक कार्तिक की सबसे ज्यादा वफादार रोबोट मोना और उसके साथ बने हुए बाकी के बायोनिक रोबोट्स भी एक्टिव हो चुके थे। वो सब लोग दिखने में बहुत ज्यादा सिंपल और साधारण लग रहे थे लेकिन थे बहुत खतरनाक। पर कार्तिक बिल्कुल भी इन लोगों पर अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने मैगी से कहा, तुमने आज बहुत ज्यादा मेहनत की है, तुम कुछ देर यहीं रुक कर आराम करो और मैं एक बार जाकर मैंने सारे एम्प्लॉय से मिल लेता हूँ, वो सब लोग काफी डरे हुए हैं। इतना कहकर कार्तिक वहां से चला गया और मैगी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, इसलिए उसने सामने के मॉनिटर पर एक अननोट दिया और बहुत ध्यान से सामने की स्क्रीन को देखने लगी। इस वक्त मैगी की आंखों में एक अलग ही शरारत दिखाई दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ पूरे हॉल में अभी तक सिचुएशन थोड़ी खराब हो चुकी थी। सभी फीमेल खूबसूरत एम्प्लॉयज और यहाँ की मेल एम्प्लॉयज भी बहुत ज्यादा डरे हुए थे। आज की पार्टी में आने वाली 80% एम्प्लॉयज खूबसूरत और यंग लड़कियां थी और उन लोगों को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आए हुए कुछ खास वक्त भी नहीं हुआ था।
अभी भी कम्युनिकेशन डिवाइस से उन लोगों को अचानक से कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, जिसे सुनकर ये सारे लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। कार्तिक भी जानता था कि उसे देखे बिना सब लोगों को यही लग रहा होगा कि कार्तिक यहाँ से जा चुका है और बस बातों से ही इन लोगों को बहलाने की कोशिश कर रहा है। और यही सोचकर कार्तिक ने डिसाइड किया कि वो खुद इन सब लोगों के सामने जाएगा ताकि ये लोग डरना बंद करें। जैसे ही कार्तिक बैंकेट हॉल में एंटर हुआ तो एक खूबसूरत लड़की ने लगभग हैरान होते हुए थोड़ा तेज चिल्लाते हुए कहा, वो देखो बॉस आ गए, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अरे अभी तो तुमने कहा था कि बॉस हम सब लोगों को मुसीबत में छोड़कर भाग गए और अब तुम कह रहे हो कि बॉस को देखकर तुम्हें बहुत खुशी हो रही है। अपनी अपनी बातें कहकर सारे लोगों ने एकदम से कार्तिक को घेर लिया और खुद को दिलासा देने लगे। वो सब लोग इस वक्त सही सिचुएशन में हैं। इन लोगों को खास करके खूबसूरत लड़कियों को एक बार फिर से अपने आसपास घिरे हुए देखकर कार्तिक को थोड़ी खुशी भी हो रही थी और हैरानी भी, क्योंकि सारी लड़कियां एकदम से उसके पास आकर इकट्ठा हो गई थी। एक बार फिर से कार्तिक को इन लड़कियों की आंखों में हीरो बनते हुए देखकर अर्थ, अथर्व और अमन तीनों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तीनों मन ही मन रोने लगे थे। चलो यहाँ से, मैं दोबारा कभी यहाँ पर नहीं आऊंगा। इन लोगों की ओवर एक्टिंग देखकर तो मेरा दम घुटा जा रहा है। चलो यहाँ से बाहर चलकर थोड़ी ठंडी हवा खाते हैं। मुझे तो लगता है कि हमें कोई कमी नहीं है, बल्कि ये लड़कियां जानबूझकर कार्तिक के पैसे के पीछे पड़ी हुई हैं। सारी की सारी गोल्ड डिगर हैं। ये बात अभी भी अमन ने बोली थी और इसकी बातें सुनकर अथर्व ने थोड़ा सोचते हुए अमन से कहा, अरे हाँ मुझे तो याद आया, कार्तिक ने मुझे बताया था कि तुम्हारी तो पहले से ही गर्लफ्रेंड है। मैंने सही कहा ना? अथर्व की बात सुनकर अर्थ ने भी कुछ सोचते हुए अमन से कहा, अगर ऐसा है तो तुम पहले से ही एक खूबसूरत लड़की के बॉयफ्रेंड हो तो तुम हमारे साथ यहाँ चिल आउट क्यों कर रहे हो? क्यों बिना वजह हमारी सिंगल कम्युनिटी को ज्वाइन कर रहे हो? अर्थ और अथर्व की बात सुनकर एक बार के लिए तो अमन सोच में पड़ गया, पर फिर जल्दी से उसने जोर जोर से हंसते हुए उन दोनों से कहा, एक बात बताओ, अगर हमारे पास पहले से ही मिठाई है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम किसी और मिठाई को देखेंगे ही नहीं। अमन की बात सुनकर अथर्व ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हारी हालत हमसे बहुत अच्छी है, उसके बाद भी तुम जानबूझकर उस रास्ते पर चल रहे हो जिस पर हम हैं। अथर्व की बात सुनकर अर्थ ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि जिसे कुछ देर पहले तक मैं अपने दुख का साथी मान रहा था वो सबसे ज्यादा धोखेबाज निकलेगा। हम सच में इस वक्त सफर कर रहे हैं और तुम अपने लिए अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो। शेम ऑन यू। इन दोनों की बातें सुनकर अमन को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही थी, बल्कि उसने तो बेशर्मों की तरह दांत दिखाकर हंसना शुरू कर दिया और हंसते हुए बोला, ऐसा मत कहो, मैंने कोई धोखा नहीं दिया, तुम लोगों को मेरा दर्द समझना चाहिए। अमन की बात सुनकर अर्थ और अथर्व ने पहले एक दूसरे को देखा, उसके बाद एक साथ यूनियन में अमन की तरफ मुंह बनाते हुए कहा, गेट लॉस्ट। और इतना कहकर तीनों अलग अलग दिशा में बैंकेट हॉल से बाहर निकल लिए। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक की हालत उन सब लोगों के बीच में खड़े रहने की वजह से बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और जैसे ही अर्थ अथर्व मैनर से बाहर निकले तो दोनों ने फिर से एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखकर बाहर का नजारा देखना शुरू कर दिया। इस वक्त बाहर का नजारा देखकर दोनों ने दांतों तले जीभ दबा ली, क्योंकि बैंकेट हॉल के अंदर और बाहर दोनों तरफ काफी देर से बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा था और इस माहौल में अंदर तो पहले ही ये दोनों हार मान चुके थे, पर बाहर क्या हुआ था ये जानने के लिए इन दोनों की क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इन लोगों को बाहर आने से बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, क्योंकि कार्तिक खुद पर्सनली आकर ये बात बोल चुका था कि बाहर की सिचुएशन कंट्रोल में है और किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही बाहर आकर इन लोगों ने सुना कि 10,000 लोगों ने यहाँ पर एक साथ हमला बोला था और सब लोगों की हालत खराब हो गई थी, तो इन दोनों का मुंह खुला का खुला रह गया। अंदर जितने भी लोग थे उन सबको लग रहा था कि बाहर छोटी मोटी कोई बात हुई होगी, पर 10,000 लोगों का आइलैंड पर रातों रात हमला बोल देना और कार्तिक को उसे शांति से डील करना, ये दोनों को बहुत ज्यादा हैरान कर रहा था। वैसे तो कार्तिक का ये हिम आइलैंड ना तो बहुत ज्यादा बड़ा था और ना ही बहुत ज्यादा छोटा। इस आइलैंड पर आराम से 20,000 लोग एक साथ इकट्ठा हो सकते थे और साथ ही साथ यहाँ पर आराम से इतने लोगों के बीच एक भयंकर लड़ाई भी लड़ी जा सकती थी। ऐसी सिचुएशन के बारे में कोई नॉर्मल इंसान अगर सोच भी ले तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। फिर अथर्व और अर्थ तो हमेशा बहुत बचपना करते थे, इसीलिए कहीं ना कहीं ये बात जानकर इन लोगों की हालत भी खराब हो गई थी। ये दोनों ही यही सोच रहे थे कि सिद्धार्थ के साथ आए हुए 10,000 बॉडीगार्ड्स बहुत ज्यादा एलीट बॉडीगार्ड्स हैं और बहुत ज्यादा परफेक्ट हैं, पर इन्हें नहीं पता था कि उनमें से बहुत सारे बॉडीगार्ड्स तो सिर्फ नाम के बॉडीगार्ड थे, उनके पास इतनी अच्छी एबिलिटी नहीं थी और उनमें से बहुत सारे बॉडीगार्ड्स तो बारूद की ब्लास्ट की वजह से पहले ही घायल हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ अपने लोगों के साथ यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, पर उनके जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे और इस वजह से बहुत सारे लोग अभी भी पैनिक कर रहे थे और डरे हुए थे। चारों तरफ से टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने इन लोगों को घेर रखा था, इसीलिए इनमें से कुछ लोग तो वापस मैनर की तरफ जा रहे थे ताकि इन्हें छुपने के लिए कोई जगह मिल सके। अब सिद्धार्थ और उसके लोगों के पास बस 2 ही ऑप्शन बचे थे, या तो ये लोग जाकर टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ लड़े या फिर जो भी यहाँ सिचुएशन है उनमें उसी में कार्तिक के सामने जाकर अपनी हार मान ले। अर्थ और अथर्व दोनों इस वक्त कार्तिक के मैनर की छत पर खड़े होकर बाहर का नजारा देख रहे थे, जहां उन लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा था कि हजारों बॉडीगार्ड्स, जिनमें सिद्धार्थ भी शामिल था, वो सब लोग खुद की जान बचाने के लिए कार्तिक के मैनर के आसपास ही इकट्ठा हो रहे थे। टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स इन लोगों को गोला बनाकर घेर रहे थे और ये लोग मैनर की दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि वैसे तो अर्थ मन ही मन सोच रहा था कि वो एक बार में ही बारूद ले और इन सारे लोगों को एक साथ उड़ा दे, क्योंकि मैनर पर उस बारूद का कोई असर नहीं होने वाला था। हालांकि फिलहाल उसे अपने इन इमोशंस को संभाल कर रखना था, क्योंकि कार्तिक उसे ऐसा कुछ भी करने की इजाजत कभी नहीं देने वाला था। अब देखना यह है कि क्या सिद्धार्थ और इसके लोग यहाँ से जिंदा वापस जा पाएंगे। और इस वक्त सिद्धार्थ और उसके आदमी एक आखिरी बार कोशिश कर लेना चाहते थे, इसीलिए बार बार मैनर की उस दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। जो ताकतवर था वो एक ही बार में ऊपर चढ़ जा रहा था और जो कमजोर था वो नीचे दबता चला जा रहा था। ऊपर चढ़ने वाले को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि नीचे पड़ा हुआ आदमी जिंदा है या मर चुका। इस वक्त हर एक को बस अपनी जान की परवाह थी। किसी के पास इस बात को सोचने का बिल्कुल वक्त नहीं था कि उसके साथी के साथ इस वक्त क्या हो रहा है। हजारों लोग मलबे की तरह नीचे जमीन पर दबे जा रहे थे और उन पर खड़े होकर बाकी लोग दीवार चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। ये नजारा देखकर अर्थ और अथर्व इस बार काफी ज्यादा डर गए थे।
इस वक्त इन दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ज़ॉम्बी गेट खोल दिया हो और उसमें से अनगिनत ज़ॉम्बीज और उनकी आत्माएं उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही हों। ये सोच सोच कर ही दोनों की हालत खराब हो रही थी। तभी अचानक से पीछे से एक तेज आवाज़ उनके कानों में पड़ी। अरे यार, यहाँ क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर ज़ॉम्बीज के बीच में कंपटीशन चल रहा हो। ये आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि अमन की थी। और अचानक से खुद के पीछे अमन को आते हुए देखकर उसकी आवाज़ सुनकर अर्थ और अथर्व की हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि किसी ने उन्हें ऑलमोस्ट हार्ट अटैक दे दिया हो। अमन को अचानक से इस तरह देखकर अर्थ ने लगभग अपने दिल पर हाथ रखते हुए और लंबी गहरी सांस लेकर थोड़ा डांटते हुए अमन से कहा, क्या आदमी हो यार, कहीं भी टपक पड़ते हो? तुम्हें दिमाग नहीं है क्या? ऐसे कोई भी किसी को डराता है? हम अगर मर जाते तो? अर्थ को इतना ज्यादा डरा हुआ देखकर अमन ने अपने बालों पर हाथ फेरते हुए और थोड़ा हंसते हुए कहा, सॉरी गाइस, अब मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं किया था कि तुम दोनों यहाँ खड़े होकर इतना गौर से इन लोगों को देख रहे हो और इतना ज्यादा डर रहे होंगे। पर सच में ये नजारा देखकर मुझे तो बहुत ज्यादा। अमन आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही अथर्व ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, तुम्हें अभी भी मजाक सोच रहे क्या? तुम्हें डर नहीं लग रहा कि अगर ये लोग दीवार को लांग कर ऊपर आ गए तो हम लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी? अर्थ की बात सुनकर अमन ने एक्साइटेड होते हुए कहा, डरने वाली बात क्या है, हमारा आइलैंड है ये और अपने जंगल में शेर कभी डरता नहीं है। फिलहाल तो मुझे ये देखना है कि इतने सारे ज़ॉम्बीज में से कौन सा ज़ॉम्बी, मेरा मतलब है कि कौन सा आदमी ऊपर चढ़कर ऊपर आता है और जो भी यहाँ तक आएगा वही सबसे ज्यादा ऑसम होगा। अमन की बात सुनकर अर्थ ने थोड़ा डरते हुए कहा, कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो। मुझे लगता है कि वैसे तो ये दीवार बहुत ज्यादा बड़ी है और इसे पार करके आना इतना आसान नहीं, पर जिस हिसाब से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं उस हिसाब से इनका पागलपन देखकर मुझे लग रहा है कि ये सारे लोग जल्दी ही यहाँ तक पहुंच जाएंगे। तभी अथर्व ने अमन से कहा, ये जगह धीरे धीरे डेंजरस बनती जा रही है। मुझे लगता है कि पहले हम लोगों को चलकर कार्तिक को इस बारे में रिपोर्ट करनी चाहिए। अगर हम लोगों ने थोड़ी भी देर की तो शायद बहुत देर हो जाएगी। इन दोनों की बातें सुनकर अमन ने खुद पर थोड़ा इतराते हुए कहा, तुम दोनों इतने डरपोक क्यों? तुम लोगों को लगता है क्या कि कार्तिक को पता नहीं होगा यहाँ पर सिचुएशन क्या चल रही? जब कार्तिक को ही कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो इसका मतलब साफ है कि उसके पास इस मुसीबत से निकलने के लिए जरूर कोई रास्ता होगा। मेरी मानो तो चुपचाप उस पर विश्वास करो और इस खेल को एंजॉय करो। अमन की बात सुनकर अथर्व थोड़ा सा परेशान होते हुए बोला, ये लोग ऊपर पहुंचने वाले हैं। अथर्व ने बोलना पूरा किया ही था तभी अचानक से एक हाथ दीवार को लांग कर उनकी तरफ बढ़ गया। अचानक से किसी का हाथ अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर अर्थ और अथर्व दोनों खरगोश की तरफ उछलने लगे और 2-4 कदम पीछे की तरफ चले गए ताकि खुद को बचा सके। और अचानक से दोनों चिल्लाते हुए वहां से भागने लगे। पर पता नहीं क्यों कैसे इस वक्त अमन में एक अलग ही हिम्मत आई हुई थी। उसे इस वक्त कोई डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसने अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली और उसे जलाते हुए उसके कश लेने लगा। तभी अचानक नीचे से जो आदमी ऊपर की तरफ आ रहा था उसने पूरा दम लगाकर दीवार को पार करने की कोशिश की। तभी अमन ने अपना पैर दिखाकर उस आदमी को लात मारने की कोशिश की, पर ये दोनों ही इस बात से अनजान थे कि इस वक्त इस दीवार पर एक हाई वोल्टेज करंट लाइन बिछी हुई है जो हर वक्त डीएक्टिवेट रहती थी, पर अगर थोड़ी भी हलचल हो तो अपने आप एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि रजत ने इसी तरह का सिस्टम इस तार को एक्टिव करने के लिए सेट किया हुआ था। जैसे ही उस आदमी का हाथ इस तार पर लगा तो वो एकदम से तेज करंट खाकर गुलाटी मारते हुए नीचे की तरफ गिर गया। हालांकि अमन भी इस झटके से बेअसर नहीं रहा। अपने पैर बीच में करने की वजह से हल्का सा करंट उसे लग गया था और जिस वजह से उसके पूरे शरीर में करंट दौड़ गया था, उस करंट की वजह से उसके बाल एकदम खड़े हो गए थे। और जितने स्टाइल से अभी तक अमन सिगरेट के कश ले रहा था उतनी ही परेशानी से वो खुद को इस वक्त संभालने की कोशिश कर रहा था। अर्थ और अथर्व जो एक बार के लिए डर कर नीचे की तरफ जा रहे थे, जैसे ही उन्होंने अमन की हालत देखी तो दोनों खुद को हंसने से रोक नहीं पाए और जोर जोर से हंसते हुए बोले, तुम्हारे साथ बिल्कुल सही हुआ। कुछ देर पहले तो तुम बहुत इतरा कर और स्टाइल से दीवार के पास खड़े होकर सिगरेट के कश ले रहे थे और अब तुम इस हालत में पहुंच गए हो। भगवान के लिए खुद को संभालो और बहुत ज्यादा प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं कि तुम बहुत ताकतवर हो। तार में जो हाई वोल्टेज करंट था वो किसी भी इंसान की जान ले सकता था। हालांकि जो भी इंसान करंट की चपेट में आता था वो किसी भी तरह की हरकत या मूवमेंट करने की हालत में नहीं होता था। हालांकि अमन बहुत हल्का सा ही इस तार के पास गया था, इसलिए उसे ज्यादा करंट नहीं लगा था, पर उसे नुकसान काफी उठाना पड़ा था। कुछ सोचते हुए अथर्व ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, अच्छा तो कार्तिक ने पहले से ही यहाँ पर हाई वोल्टेज वायर बिछाए हुए हैं, अब मुझे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये सोचकर अथर्व खुश हो ही रहा था तभी उसे समझ में आया कि इस तार से निकलने वाला करंट बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है और इसे एक रिमोट के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे इंसान फिर से थोड़े टाइम के बाद मूवमेंट करने लगता है। और ये देखकर उसकी सारी खुशी गायब हो गई और सारा जोश हवा हो गया। सिद्धार्थ और उसके आदमी जो लगातार दीवार पर चढ़ रहे थे वो उतने भी। फिर वो उसे लेकर प्राउडली आगे बढ़ने। पीछे से गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई थी और दोनों के साथ साथ कॉलेज के बच्चे भी पीछे मुड़कर देखने लगे। सामने से एक पूरी रफ्तार में आती पोर्शे 8 GT4 कैंपस के अंदर सीधा पार बारे में बता सके। वहीं दूसरी तरफ जब सिद्धार्थ और उसके लोगों ने देखा कि फाइनली उनमें से कोई आदमी इस बड़े से दीवार को पार करने में सक्सेसफुल हो गया है तो वो सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए और यूनियन में एक साथ चीयर करने लगे। ये सारे लोग इस वक्त दीवार पर चढ़ने की कोशिश इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि इन्हें कार्तिक को पकड़ना था या फिर मैनर को अपने कंट्रोल में करना था, बल्कि इस वक्त इन लोगों को अपनी जान बचाने का इससे बेहतर तरीका नजर नहीं आ रहा था। कहीं ना कहीं कार्तिक और उसके आदमियों को सिद्धार्थ और उसके लोगों को पकड़ने से पहले 2 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस दीवार को पार करके कहीं ना कहीं इन लोगों ने लड़ाई की एक नई शुरुआत कर दी थी और हर हाल में जो खेल कार्तिक जीत चुका था उसे सिद्धार्थ ऑलमोस्ट अपने पाले में ले चुका था। ये सारे लोग इस वक्त बहुत ज्यादा खुश थे, पर इन लोगों को ज्यादा देर खुश रहने देने का कार्तिक का कोई इरादा नहीं था। धीरे धीरे इन लोगों को एहसास होना शुरू हो गया था कि शायद दीवार के ऊपर इन लोगों को इतनी सिक्योरिटी नहीं मिलने वाली है जितनी ज्यादा फिलहाल नीचे जमीन पर ही मिल रही है। ऐसा नहीं था कि टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स इस वक्त इन लोगों का पीछा नहीं कर रहे थे, बल्कि इस वक्त इन लोगों की सिचुएशन बिल्कुल ऐसी हो गई थी जैसे आगे खाई तो पीछे कुआं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि नीचे से टाइगर सिक्योरिटी गार्ड जिन्हें घेर कर खड़े थे तो ऊपर बायोनिक रोबोट मोना अपने बाकी रोबोट्स के साथ इन सब लोगों को मारने के लिए तैयार खड़ी थी।
इतना ही नहीं, 3 बायोनिक मैकेनिकल डॉग्स भी मैनर के अंदर ही अवेलेबल थे, जिन्होंने अभी तक अपनी असली ताकत दिखाई भी नहीं थी। इस वक्त ये तीनों भयंकर दिखने वाले बायोनिक डॉग्स दीवार पर चढ़ने वाले इन सभी बॉडीगार्ड्स और लोगों को ऐसे देख रहे थे जैसे अभी इन लोगों का मर्डर कर देंगे। शुरुआत में जब सिद्धार्थ और उसके लोगों ने 3 बड़े खतरनाक डॉग्स को दीवार पार कर अपनी तरफ आते हुए देखा तो इन लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि नीचे इतने सारे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स देखकर इन्हें अब डॉग्स से इतना डर नहीं लग रहा था। हालांकि जब इन तीनों डॉग्स ने अपने असली रंग रूप दिखाए तो सब लोगों की हालत खराब हो गई, क्योंकि ये तीनों लोग इस वक्त किसी खूंखार यमराज से कम नहीं लग रहे थे, जो डायरेक्ट इन लोगों को यमलोक से ले जाने के लिए तैयार बैठे थे। इन तीनों डॉग्स की स्पीड हवा से भी तेज थी, और जब इन लोगों ने अटैक किया तो इनका रूप आगे से भी तेज और खूंखार लग रहा था। अगले ही पल इन सारे डॉग्स ने दीवार पर ही इन लोगों को इतनी तेज बाइट किया कि ये सब लोग एकदम से नीचे जमीन पर आकर गिर गए, और जो लोग आधे अधूरे दीवार पर चढ़े थे वो बाकी लोगों के गिरने की वजह से नीचे गिर गए। क्या लगता है आपको? एक तरफ से टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स इन लोगों को पकड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ से बायोनिक रोबोट मोना अपने बाकी सारे बायोनिक रोबोट्स के साथ उन पर अटैक करने वाली थी। वहीं सामने से आते हुए इन 3 मैकेनिकल डॉग्स को देखकर पहले तो इन लोगों को कोई खास डर नहीं लगा, पर जैसे जैसे वो सब करीब आते जा रहे थे इन लोगों का डर बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक से उन तीनों बायोनिक डॉग्स ने इन लोगों पर हमला बोल दिया, और इन लोगों को समझ में आ गया कि इस वक्त जिन डॉग्स ने हम पर हमला किया है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इन लोगों की स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी और हवा से बातें करते हुए एक ही झटके में सारे डॉग्स इन लोगों पर हमला करने लग गए। पलक झपकते ही सिद्धार्थ के बहुत सारे बॉडीगार्ड्स दीवार से गिरकर सीधा जमीन पर पड़े हुए थे। इन सब लोगों के साथ इतना कुछ हो गया था कि किसी का भी दिमाग काम नहीं कर रहा था। सब लोग एकदम हैरानी से भूत बने एक दूसरे को देख रहे थे। नीचे खड़े हुए कुछ लोग जो दीवार के एंगल की वजह से साफ साफ ऊपर का नजारा नहीं देख पा रहे थे, उन लोगों को अभी तक तो ऐसे लग रहा था जैसे ऊपर जाने के बाद इन लोगों की सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। पर जब उन लोगों ने अपने साथियों को उल्टे पैर जमीन पर गिरते हुए देखा तो ये समझ आ गया कि असली हेल तो इनका इंतजार कर रहा है। अगले ही पल 3 खतरनाक डॉग्स बहुत ही शान के साथ दीवार के सबसे ऊपर के कोने पर खड़े हुए थे और नीचे की तरफ देख रहे थे। और जिस तरह से वो तीनों नीचे की तरफ देख रहे थे, सबसे नीचे खड़े हुए एक एक इंसान को इनकी आंखों में अपनी मौत नजर आ रही थी। अगले ही पल उन तीनों डॉग्स ने एक साथ नीचे की तरफ छलांग लगा दी, और इतनी ऊंचाई से छलांग लगाने के बाद भी इनको हल्की सी भी चोट नहीं आई थी। ये देखकर हर कोई हैरान था, पर अगले ही पल उन लोगों के दिमाग में कुछ क्लिक किया और सब लोग आगे की तरफ भागने लगे, क्योंकि सबको समझ में आ गया था कि अब उनके लिए अपनी जान बचानी जरूरी है। अगले ही पल तीनों डॉग्स उन सब लोगों के पीछे भागने लगे और बाकी सारे लोग आगे की तरफ भाग रहे थे। इस वक्त जो सबसे तेज भाग रहा था वो अपनी जान बचा रहा था, और बाकी लोग लगातार घायल होते जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ, जो इस वक्त अपने कुछ स्पेशल बॉडीगार्ड्स के साथ कार्तिक के इस आइलैंड को पार करने की कोशिश कर रहा था, उसने देखा कि बहुत बार कोशिश करने के बाद भी वो सफल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हर बार टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स उसे चारों तरफ से घेर लेते थे, और धीरे धीरे जिन लोगों ने उसे सहयोग किया हुआ था वो सब कम पड़ते जा रहे थे। फाइनली हार मानकर सिद्धार्थ भी अपने बाकी साथियों की तरह कार्तिक के मैनर की दीवार पर चढ़ने की सोचने लगा, पर तभी उसे अपने बाकी साथियों के चीखने की आवाज आई जो पीछे से भागते हुए उसकी तरफ आ रहे थे और साथ में मॉन्स्टर मॉन्स्टर कहकर चिल्ला रहे थे। सिद्धार्थ को तो कुछ खास समझ नहीं आ रहा था, पर आप लोगों को तो अच्छे से समझ में आ गया ना कि अब इन लोगों का बचकर जाना बिल्कुल नामुमकिन था, और इन्हें हमेशा हमेशा के लिए कार्तिक के आइलैंड पर कैद करके ही रखा जाने वाला था। विवान, जो एक कोने में खड़े होकर ये सारा तमाशा देख रहा था, उसे मन ही मन बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी, क्योंकि आज काफी दिनों के बाद ये सब लोग मौत का खेल देख रहे थे, और इस खेल में हमेशा टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स और उनके लोग बादशाह रहे हैं। सिद्धार्थ को तो अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो एक जगह पर खड़ा हुआ भूत बना अपने बाकी सारे गार्ड्स को इस तरह भागते हुए देख रहा था, जो सीधा टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ आ रहे थे, क्योंकि इन लोगों को इन भयंकर कुत्तों से कटवाने से ज्यादा टाइगर सिक्योरिटी गार्ड से मार खाना मंजूर था। सिद्धार्थ को इस तरह खड़ा देखकर उसके एक बॉडीगार्ड ने आकर उससे पूछा, बॉस, क्या आप अभी भी मैनर की तरफ जाना चाहते हैं? अपने बॉडीगार्ड की बात सुनकर सिद्धार्थ ने पूरे घमंड के साथ कहा, हाँ, हम अभी भी अपना प्लान फॉलो करेंगे और इन लोगों को जहां जाना है जाने दो। बेचारे सिद्धार्थ को कहां पता था कि वो खुद तो अपनी मौत को बुलाने के लिए जा रहा है। अपनी बात कहकर सिद्धार्थ अपने कुछ बचे हुए गार्ड्स के साथ मैनर की तरफ बढ़ने लगा, पर तभी अचानक से 3 मैकेनिकल डॉग्स दिखाई दिए, जिन्हें देखकर सिद्धार्थ का पहला थॉट यही था कि आखिर ये अजीब दिखने वाले जानवर कौन है। सिद्धार्थ को अपने सामने खड़े डॉग्स बहुत ज्यादा अजीब लग रहे थे, और इस वक्त इन तीनों डॉग्स की आंखें खून से भी ज्यादा लाल हो रही थी और रात के समय चमक भी रही थी। इस तरह के डॉग्स मुश्किल से ही शायद किसी ने देखे होंगे। सिद्धार्थ ये सब सोच ही रहा था, तभी उसने देखा कि सामने से कार्तिक उनकी तरफ आ रहा है, और कार्तिक को अपनी तरफ आते हुए देखकर एक बार के लिए तो सिद्धार्थ का गुस्सा फिर से उसकी आंखों में आ गया, पर इस वक्त अपनी हालत देखकर वो कुछ भी कहने के लायक नहीं था। तभी उसकी नजर अपने पीछे खड़े सारे गार्ड्स पर गई, जो इस वक्त अपने घुटनों पर बैठ चुके थे और अपना सिर झुकाकर पूरी तरह से सरेंडर कर चुके थे। अपने सभी लोगों को इस तरह अपनी परमिशन के बिना सरेंडर करते हुए देखकर सिद्धार्थ को बहुत ज्यादा हैरानी हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। वो कुछ कहने ही वाला था, तभी उनमें से एक साथी ने सिद्धार्थ से कहा, आज तुम हार गए हो सिद्धार्थ, और तुम्हारी वजह से हम सब लोग इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, और अब हमें इतनी बुरी मौत नहीं मरनी है, इसलिए चाहे तुम हार मानो या ना मानो, हम कार्तिक के सामने सरेंडर कर चुके हैं। इतना कहकर सिद्धार्थ के 99% लोगों ने एक साथ एक आवाज में कार्तिक के सामने सिर झुकाकर कहा, वी सरेंडर। जैसे ही कार्तिक ने इन सब लोगों की बात सुनी तो उसका दिल एकदम खुश हो गया, क्योंकि इस वक्त उसे इस आइलैंड पर ऐसा लग रहा था जैसे उसने बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया हो, और जीतने के बाद हजारों लोग उसके सामने आत्मसमर्पण कर रहे हों, और वो राजा की तरह उन सब लोगों को देख रहा हो। अभी तक कहीं ना कहीं सिद्धार्थ भी हार मान चुका था, और अब उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो बिना अपने साथियों के कार्तिक से लड़ सके, इसलिए उसने भी अपने घुटने टेक दिए और जमीन पर बैठकर सरेंडर कर दिया। सब लोगों को अपने सामने झुका हुआ देखकर कार्तिक ने पहले अपने कपड़ों को थोड़ा ठीक किया और
बार भी अपनी असली पहचान कार्तिक को बताई नहीं थी। सिद्धार्थ का सवाल सुनकर कार्तिक ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे बारे में जानना या तुम्हारी पहचान को पता करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और अब जब तुम्हारे आदमियों को मेरे लोगों ने मार दिया है तो क्या अभी भी तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ है? कार्तिक का सवाल सुनकर सिद्धार्थ ने नाखुश मैं हार गया हूं। कुछ सोचकर कार्तिक ने हंसते हुए सिद्धार्थ से कहा, तुम्हें देखकर लगता है कि अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है। कार्तिक का यह सवाल सुनकर सिद्धार्थ ने तुरंत उसे पलटकर जवाब देते हुए कहा, जब तुम्हें सब कुछ मेरे बारे में पता है तो फिर तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मेरे साथ ज्यादा बुरा व्यवहार ना करो, क्योंकि मेरा परिवार इतना भी कमजोर नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। सिद्धार्थ की बात सुनकर कार्तिक ने सवालिया लहजे में पूछा, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? कार्तिक का सवाल सुनकर सिद्धार्थ ने ऐसे दिखाने की कोशिश की जैसे वो बहुत शांत है। उसने अपनी आवाज को बहुत सॉफ्ट करते हुए कहा, नहीं, मैं बस तुम्हें बता रहा था कि तुम्हें मेरे परिवार की ताकत के बारे में पता होना चाहिए। फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि तुमने मेरे बारे में जो इन्फॉर्मेशन निकाली है वो काफी नहीं है। तुम जितना सोच सकते हो उससे ज्यादा ताकतवर है मेरा परिवार। इसलिए ये सोचने की गलती बिल्कुल मत करना कि आज की हार के बाद तुम जैसे चाहो वैसे मेरे साथ बिहेव कर सकते हो। सिद्धार्थ की बात सुनकर कार्तिक ने फुल एटीट्यूड में कहा, मानना पड़ेगा, हारने के बाद तुम्हारी अकड़ नहीं जा रही है। कार्तिक की बात सुनकर सिद्धार्थ ने पूरे एटीट्यूड के साथ कहा, मुझे यहाँ से आज सही सलामत जाने दो। आज जो कुछ भी हुआ है वो सब हम बात करके सुलझा लेंगे। सिद्धार्थ इस वक्त ये सारी बातें यही सोचकर बोल रहा था कि अपनी आइडेंटिटी और ताकत दिखाकर वो कार्तिक को डरा देगा। जैसे ही कार्तिक ने बाकी सब लोगों ने सिद्धार्थ की बात सुनी तो सारे लोग जोर जोर से हंसने लगे और कार्तिक ने हंसते हुए कहा, वो जोक। हालांकि कार्तिक ने ये बात बहुत धीरे से कही और चुपचाप ध्यान से वो सिद्धार्थ को देखने लगा। कार्तिक को इतना चुपचाप देखकर सिद्धार्थ मन ही मन सोचने लगा कि शायद कार्तिक उससे डर गया है। अब वो उसे कोई भी नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचेगा। हालांकि सिद्धार्थ ने बहुत ही जल्दी ये सारी बातें सोच ली थी, क्योंकि कार्तिक को तो कभी भी फायदे और नुकसान से फर्क ही नहीं पड़ता था। वो वही करता था जो उसे खुशी देता था। अचानक ही कार्तिक के चेहरे पर एक सरकास्टिक मुस्कान आ गई और उसने ना में अपनी गर्दन हिला दी, जिसका साफ साफ मतलब था कि कार्तिक को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिद्धार्थ कितने बड़े घर का बेटा है। सिद्धार्थ ने जैसे ही कार्तिक का रवैया देखा तो उसका चेहरा एकदम से नीला पड़ गया, क्योंकि आज से पहले उसके साथ कभी भी इतना गंदा व्यवहार नहीं हुआ था। पर आज तो कार्तिक लगातार उसकी बेइज्जती पर बेइज्जती किए जा रहा था। असल में सिद्धार्थ को इस बात से ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि कार्तिक उसके लोगों के सामने और उसके बिजनेस आलियांस के सामने उसकी बेइज्जती कर रहा था और लगातार उसके साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा था। अगर कार्तिक ये सब कुछ सिद्धार्थ के साथ अकेले में करता तो शायद सिद्धार्थ इस बात को अपने ईगो पर नहीं लेता, पर अपने हजारों लोगों के सामने इस तरह से खुद की बेइज्जती होते हुए देखकर सिद्धार्थ का मन कर रहा था कि धरती फट जाए और वो तुरंत इसमें समा जाए। सिद्धार्थ ने एक बार फिर से कार्तिक को धमकी देते हुए कहा, शायद तुम समझ नहीं रहे हो, तुम मेरे परिवार की ताकत को नहीं जानते हो। मैं शुक्ला परिवार का इकलौता वारिस हूँ। अगर तुम अभी भी मुझसे दुश्मनी करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए ये बहुत मुसीबत वाली बात हो जाएगी, क्योंकि शुक्ला परिवार म्यांमार में बहुत ज्यादा फेमस है। कार्तिक को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके कानों पर जूं तक नहीं रह रही थी। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि सिद्धार्थ कितने बड़े परिवार का बेटा है और कितने का नहीं। क्या लगता है आपको अब क्या करेगा कार्तिक सिद्धार्थ के साथ? जानने के लिए सिद्धार्थ अभी भी लगातार कार्तिक को धमकी दे रहा था या कहीं कि अपने परिवार का रौब दिखाने की कोशिश कर रहा था, पर कार्तिक को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि कार्तिक जानता था कि वो दुनिया का बॉस है और चाहे कोई भी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन वो उसके सामने सिर झुकाएगा, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक अपने मन में सोच रहा था कि वो इतनी आसानी से तो सिद्धार्थ को यहाँ से नहीं जाने दे सकता है, क्योंकि एक तो सिद्धार्थ ने उसके एम्प्लॉयज के बारे में गलत सोचने की कोशिश की और दूसरा आज उसने कार्तिक के अपने पर्सनल आइलैंड पर हमला कर दिया था। कार्तिक ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया, बस सिद्धार्थ लगातार बोले जा रहा था। उसने कार्तिक से कहा, मुझे यहाँ से जाने दो, उसके बदले में तुम जो मांगोगे मैं वो देने को तैयार हूँ, बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें। जैसे ही कार्तिक ने सिद्धार्थ की बात सुनी तो उसे हंसी आ गई और उसने हंसते हुए कहा, अच्छा तुम मुझे पैसे दोगे, पर कितने? मेरे लिए कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। वैसे तुम्हें क्या लगता है शुक्ला परिवार के वारिस की कीमत कितनी होगी? सिद्धार्थ ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि कार्तिक उसके सवाल को उसी पर इस तरह से फेंक कर मारेगा, इसीलिए कार्तिक की बात सुनकर एक बार के लिए सिद्धार्थ पूरी तरह से स्पीचलेस हो गया था। म्यांमार में जब भी दो बड़े लोगों के बीच में लड़ाई होती थी तो उसे जीतने वाला आदमी हारने वाले से पैसे मांगता था और हारने वाले को उनकी मुंह मांगी कीमत देनी पड़ती थी। कहीं ना कहीं म्यांमार में ये सालों से चली आ रही परंपरा थी जिसे कोई भी नहीं तोड़ता था। हालांकि आज जो कुछ भी हुआ था उसे पैसों से सेटल नहीं किया जा सकता था। हालांकि फिर भी सिद्धार्थ ने ये ऑफर कार्तिक को दिया था क्योंकि उसे खुद पर कॉन्फिडेंस था और उसे लग रहा था कि कार्तिक पैसों के बदले ये सब कुछ सेटल कर लेगा। वैसे तो सिद्धार्थ कार्तिक का सवाल सुनकर ज्यादा पैसे नहीं बोलना चाहता था, पर अगर वो कम पैसे बोलता तो ये उनके स्टेटस से मैच नहीं करता, और अगर ज्यादा पैसे बोलता तो ये उसके घर में कोई भी इतने पैसे किसी आउटसाइडर को देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता। कुछ देर के बाद इसी तरह अपने पावर, पैसों का और स्टेटस के बारे में सोचते हुए सिद्धार्थ ने कार्तिक से कहा, 3 मिलियन कैसा रहेगा? कार्तिक ने जैसे ही सिद्धार्थ की बात सुनी तो 1 मिनट के लिए वो एकदम से हैरान रह गया। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसने शायद कुछ गलत सुन लिया हो। इसलिए कार्तिक ने एक बार अपने कानों को साफ किया और फिर से कंफर्म करने के लिए सिद्धार्थ से पूछा, क्या अभी अभी तुमने कितनी अमाउंट कही? थोड़ा तेज बोलो, शायद मैंने ठीक से नहीं सुना। कार्तिक की बात सुनकर सिद्धार्थ ने तेज आवाज में कहा, 3 मिलियन। इस वक्त खुद की अमाउंट बोलते हुए सिद्धार्थ को बहुत ज्यादा शर्म महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सामान है जिसकी खरीद फरोख्त के लिए बोली लगाई जा रही है, और ये सोचकर ही उसे बहुत ज्यादा गुस्सा और शर्म आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक ने जैसे ही फिर से सिद्धार्थ की बात सुनी तो इस बार वो खुद को हंसने से रोक नहीं पाया और जोर जोर से हंसते हुए बोला, 3 मिलियन 3 मिलियन। इसका मतलब शुक्ला परिवार के वारिस की असल कीमत इतनी कम है?
मुझे विश्वास नहीं हो रहा, पर मानना पड़ेगा, तुम बहुत ही ज्यादा सस्ते हो। जैसे ही कार्तिक ने अपनी बात पूरी की तो वहां खड़े हुए सारे लोग जोर जोर से हंसने लग गए। सिद्धार्थ ने जब सारे लोगों को खुद पर इस तरह हंसते हुए देखा तो उसे इस वक्त मर जाने का मन कर रहा था, क्योंकि ये सब कुछ बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग था। इस वक्त सिचुएशन बहुत ज्यादा बुरी थी और इस सिचुएशन में ना चाहते हुए भी सिद्धार्थ को इन सब लोगों के मजाक का हिस्सा बनना पड़ रहा था। तभी कुछ सोचकर सिद्धार्थ ने इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के बारे में सोचा और अपने कॉन्फिडेंस को देखकर उसने कार्तिक से कहा, तुमने शायद गलत सुना है कि मैंने 3 मिलियन नहीं बल्कि 30 मिलियंस कहा है। जैसे ही कार्तिक ने सिद्धार्थ को इस तरह अपनी बात को ठीक करते हुए देखा तो उसे और ज्यादा हंसी आ गई। उसने जोर जोर से हंसते हुए सिद्धार्थ से कहा, 30 मिलियन? कुछ भी कहो सिद्धार्थ, पर ये मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि दल शुक्ला परिवार की औकात ये होगी। तुम सच में एक नाली के कीड़े हो जिसे मैं कभी भी कुचल कर फेंक सकता हूँ। जैसे ही सिद्धार्थ ने कार्तिक की बात सुनी तो उसने गुस्से से कार्तिक से कहा, कार्तिक अपने लिमिट क्रॉस मत करो, इतना भी दूर मत जाओ कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस तरह से मेरी इंसल्ट करके मुझे नीचा दिखा सकते हो? सिद्धार्थ की बात सुनकर अभी भी कार्तिक को हंसी आ रही थी। उसने हंसते हुए कहा, लगता है तुम्हें बहुत ज्यादा बेसब्र होने की आदत है और लगता है अभी भी तुम्हें कुछ खास नुकसान नहीं हुआ है, इसीलिए तो तुम मुझे लगातार धमकाए जा रहे हो। और इतना कहकर कार्तिक तुरंत पीछे मुड़ गया और टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को देखते हुए बोला, लगता है हमारे मेहमान को हमारी मेहमाननवाजी अच्छी नहीं लगी। तुम में से कोई तुरंत इसके पास जाओ और इसकी खातिरदारी करो, और ध्यान रखना इसकी खातिरदारी बिल्कुल वैसे होनी चाहिए जैसे कार्तिक मित्तल के मेहमानों की होती है। सामने खड़े टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स कार्तिक की बात को अच्छे से समझ गए, इसीलिए उन्होंने एक साथ तेज आवाज में कहा, यस बॉस। सारे लोगों को एक साथ बोलते हुए देखकर एक बार के लिए सिद्धार्थ बहुत ज्यादा डर गया, यहाँ तक कि उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। जितना अभी तक उसे पता था उस हिसाब से अलग अलग तरह के 18 टॉर्चर होते हैं और ये टॉर्चर बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। सिद्धार्थ को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कार्तिक उसके साथ क्या करने वाला है। कुछ ही देर के बाद बहुत सारे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स अपने साथ कुछ अजीब अजीब तरह के टॉर्चर करने वाले औजार लेकर आ गए। उन औजारों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई मैजिक करने के औजार हों। जैसे ही सिद्धार्थ की नजर इन लोगों पर गई तो उसकी आंखें एकदम से फैल गई और वो मन ही मन खुद को कोसने लगा। उसका दिल कह रहा था कि उसने क्यों अपना मुंह खोला और कार्तिक से इतनी ज्यादा बहस की। इस वक्त कार्तिक के पीछे खड़ी हुई बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां भी ये नजारा देख रही थी और सभी को इस वक्त बहुत ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि किसी ने भी अपने बॉस का ये रूप आज तक नहीं देखा था। तभी इन सब लोगों के सामने एक अजीब सा डिवाइस आया और जिसे देखकर हर कोई अलग अलग तरह से सोच रहा था। पीछे खड़ी हुई लड़कियां इस वेपन के बारे में कुछ ज्यादा ही वाइल्ड सोच रही थी और ये देखकर कार्तिक मन ही मन सोचने लगा कि वो कभी भी इन लोगों की सोच को बदल नहीं पाएगा। कार्तिक साथ ही साथ मन में टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को भी कोस रहा था कि वो लोग भी यही वेपन अपने साथ यहाँ कर क्यों है, कोई और भी तो ला सकते थे। इन लोगों को थोड़ी सी भी दया नहीं आ रही इस वक्त कि कार्तिक की इमेज इन खूबसूरत लड़कियों के सामने खराब हो रही है। कार्तिक ने एक नजर उठाकर विवान की तरफ देखा और उसके बाद उसे अपनी आंखों से घूरने लगा। कहीं ना कहीं विवान कार्तिक का मतलब समझ गया था, पर बेचारा कर क्या सकता था, अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी और लगभग सभी ने इस इक्विपमेंट्स को देख लिया था। कार्तिक ने मन ही मन सोच लिया था कि एक बार सिद्धार्थ का मामला निपट जाए उसके बाद ये विवान और उसकी बाकी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स की क्लास लगाएगा, जिन्होंने अच्छी खासी इमेज को मिट्टी में मिला दिया था। कहीं ना कहीं कार्तिक के बढ़ावे की वजह से ही सारे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स कार्तिक को अपना बॉस नहीं बल्कि अपना दोस्त समझने लगे थे और सभी लोग कार्तिक के साथ काफी ज्यादा फ्रैंक हो गए थे। इस वक्त इन लोगों के हाथ में एक अजीब सी स्टिक थी जिसकी इमेजिनेशन करना थोड़ा सा वाइल्ड इसलिए था क्योंकि ऊपर खड़ी हुई लड़कियां कार्तिक को अजीब नजरों से देख रही थी और कार्तिक के बारे में गलत सोच रही थी। और वहीं दूसरी तरफ टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने इस तरह का औजार इसीलिए बनाया था क्योंकि वो जानते थे कि उनके बॉस जितने ज्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं उतने ही उनके दुश्मन भी बढ़ते जा रहे हैं। और बाहरी लोगों से इंटरोगेशन करते वक्त ये लोग अजीब अजीब तरह की टेक्निक्स यूज करते थे जो कई बार अनह्यूमन भी होती थी। एक तरफ टाइगर के पास इन सब बातों के बारे में सोचने का टाइम नहीं था तो वहीं दूसरी तरफ मैगी भी इस तरह के छोटे मोटे मामलों में अपना दखल नहीं देती थी, इसीलिए विवान और बाकी सब लोग अपने हिसाब से ये सारी चीजें कर लेते थे। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही सिद्धार्थ ने देखा कि टाइगर सिक्योरिटी गार्ड धीरे धीरे उस वेपन को लेकर उसके पास ही आ रहे हैं तो सिद्धार्थ बहुत ज्यादा डर गया और डरते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगा, मेरे पास मत आओ, मुझे कुछ मत करो। इस वक्त जहां कार्तिक की तरफ खड़े लोगों को ये सब कुछ बहुत ज्यादा फनी लग रहा था तो दूसरी तरफ सिद्धार्थ और उसके लोगों को ये देखकर ही पसीने छोड़ गए थे और उनकी हालत धीरे धीरे बदतर होती जा रही थी। कहीं ना कहीं सिद्धार्थ के लोग जो सरेंडर करके वहीं बैठे हुए थे उन लोगों के लिए ये नज़ारा और भी ज्यादा डरावना था क्योंकि अगला नंबर उन्हीं में से किसी एक का होने वाला था और इस बात का इंतजार करना और भी ज्यादा भयानक था। सिद्धार्थ ने अपनी सारी ताकत लगाकर जोर जोर से चिल्लाते हुए कहा, नहीं मेरे साथ ये मत करो, मेरे साथ ये बिल्कुल मत करो, प्लीज कार्तिक स्टॉप दिस। सिद्धार्थ को इस तरह तड़पते हुए देखकर कहीं ना कहीं कार्तिक को मजा आ रहा था। उसने हंसते हुए कहा, अरे तुम तो अभी से डर गए, अभी तो इन लोगों ने कुछ किया भी नहीं, धीरे धीरे देखो कितना मजा आता है। जैसे ही वहां खड़े हुए लोगों ने ये बात सुनी तो कुछ लोगों के चेहरे शर्म से लाल हो गए और कुछ लोग ज्यादा डर गए। कार्तिक की बात सुनकर सिद्धार्थ ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए उससे कहा, कार्तिक मैं अपनी हार मानता हूँ, सच में अपनी हार मानने को तैयार हूँ, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज प्लीज ये सब मत करो मेरे साथ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए वो बता दो, मैं वही करने को तैयार हूँ, पर प्लीज मेरे साथ ये मत करो। इस वक्त सिद्धार्थ की बातें सुनकर वाकई लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा डर गया है। अब तो उसमें उतनी हिम्मत है ही नहीं कि वो अपने एरोगेंस या अपने परिवार का नाम इस्तेमाल करके कोई और काम कार्तिक के सामने करवा सके। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक भी समझ गया था कि कहीं ना कहीं अब सिद्धार्थ असल मायने में उसके सामने हारने को तैयार हुआ है, इसीलिए उसने अपना हाथ दिखाकर अपने लोगों को सिद्धार्थ के साथ कुछ भी करने से रोक दिया। जैसे ही टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने कार्तिक का ऑर्डर सुना तो वो सब लोग मन ही मन थोड़ा उदास हो गए।
क्योंकि उन लोगों को इस तरह के खेल में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता था। आज इतना अच्छा मौका इन लोगों को मिला था जो लास्ट मोमेंट पर कार्तिक ने उनसे छीन लिया था। असल में टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स पूरे दिन बहुत कड़ी मेहनत करते थे और अपनी ट्रेनिंग पूरी करते थे, और इस दौरान इन लोगों को किसी से लड़ने का मौका बड़ी मुश्किल से ही मिल पाता था जहां ये अपने ट्रेनिंग को असल में काम में ले सकते थे। इसीलिए इन लोगों को अपने एंटरटेनमेंट के लिए इस तरह के वेपन बनाने पड़ते थे। वहीं जब दूसरी तरफ सिद्धार्थ ने देखा कि कार्तिक ने अपने आदमियों को उसके साथ कुछ भी करने से रोक दिया है, तो उसने गहरी सुकून भरी सांस ली और अगले ही पल वो एकदम से जमीन पर गिर गया, जैसे उसके शरीर से आत्मा ही गायब हो गई हो। क्योंकि पिछले कुछ टाइम में टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने अपनी हरकतों से उसे इतना डरा दिया था कि सिद्धार्थ मुश्किल से ही अपनी सांस रोककर एक एक पल गिन रहा था। क्या सच में कार्तिक ने सिद्धार्थ को माफ कर दिया था और उस पर दया दिखा दी थी?